before we discuss that chapter, now I am telling a शायरी and related that chapter. The शायरी is that खादी का लड्डू जो खाया से भी पछताया, जो नहीं खाया से भी पछताया, उसी तरह फाइनल अकाउंट जो समझ लिया से भी पछताया, जो नहीं समझ पाया से भी पछताया। Hello, my dear students. Jai Jagannath to all. I am Soumya sir. Welcome back to our channel, SRM World Concept 2 Marks, where learning becomes simple and fun. इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मुझे एक शायरी याद आ रही है। तो शायरी ये है, खादी का लड्डू जो खाया से भी पछताया, जो नहीं खाया से भी पछताया, उसी तरह फाइनल अकाउंट जो समझ लिया से भी पछताया, जो नहीं समझ पाया से भी पछताया। तो बच्चे लोग समझ में आ गया। आज क्या चैप्टर शुरू करेंगे? फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट ऐसी क्या चीज है जो सभी को पता चलने पर दुविधा में पकाती है, और जिसको पता भी नहीं चलता है उसको भी दुविधा में पकाती है। तो ये अकाउंटिंग ये क्या है जो सभी बच्चे को दुविधा में पकाती है, और बिजनेस में जो भी मेंटेन करते हैं अकाउंटेंट उसको भी दुविधा में पकाती है। जो दुविधा क्यों निकल के आता है, इस दुविधा का कोई इलाज नहीं है क्या? तो इसका इलाज हम इसी वीडियो से ही शुरू करेंगे, और इसी तरह इसी चैनल से वीडियो से ही खत्म करेंगे। तो सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल पे जो भी नए व्यूअर्स है और जो नए स्टूडेंट्स है, जो भी आप देख रहे हो इस चैनल को, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून माय चैनल। ओके, तो चैनल को जाने से पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले और एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जो बच्चे के पास वो पहुंच नहीं पाता है उसको पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट करूंगा, सभी बच्चे लोग जो भी देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, सभी बच्चे के पास ये पहुंच सकता है। ठीक है, आज का जो चैप्टर है हमारा प्लस टू कॉमर्स पे आता है सीएचएसई, सीबीएसई, आईसीएसई और अदर जो बोर्ड है। ठीक है, लेकिन अदर जो बोर्ड है वो प्लस टू का होगा, अदरवाइज प्लस थ्री का भी है। ठीक है, सभी का इम्पोर्टेंट है। उसी तरह एमबीए बच्चों का भी इम्पोर्टेंट है, एमएफसी बच्चों का भी इम्पोर्टेंट है, बीबीए बच्चों का भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन सभी बच्चों का इम्पोर्टेंट है। और जो भी चार्टर्ड का फाउंडेशन देता है, ठीक है, और सीएमए का फाउंडेशन देता है, और सीएसए का फाउंडेशन देता है, तो तभी भी फाइनल अकाउंट चैप्टर से उसका प्रॉब्लम आता है और क्वेश्चन भी आता है। तो सभी बच्चों का मेरा गुजारिश है, जब वीडियो चल रहा होगा, जब आप वीडियो को देख रहे होगे, वीडियो को स्किप ना करके वीडियो के अंत तक जड़े रहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले पहले हमको क्या करना है ना, माइंड को कंसंट्रेशन में लाना है। तो माइंड को कंसंट्रेशन लाने के लिए एक मंत्र हमको उच्चारण करना चाहिए। तो मंत्र क्या है? तो उस मंत्र क्या है ना, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो चलिए ज्यादा से ज्यादा लेट ना कर कर वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ।
शादी का लड्डू खाओ या ना खाओ पछतावा होता है, लेकिन फाइनल अकाउंट सीख लो पछतावा नहीं, सिर्फ सफलता मिलती है। शादी का लड्डू खाओ या ना खाओ पछतावा होता है, लेकिन फाइनल अकाउंट सीख लो पछतावा नहीं, सिर्फ सफलता मिलती है। Oh my God! Wow! समझ में आ रहा है बात? सफलता के बारे में सोचना, तो इसी सफलता के साथ हम फाइनल अकाउंट को पूरी करेंगे। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस रखिए। जिसका भी फाइनल अकाउंट में डाउट आ रहा है, इस वीडियो को देखने के बाद वो बताएगा वाह, मेरा अभी से शुरू हो गया फाइनल अकाउंट कंप्लीट होने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फाइनल अकाउंट। चलिए बढ़ते हैं, फाइनल अकाउंट के डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि फाइनल अकाउंट होता है क्या। फाइनल अकाउंट क्या है? फाइनल का मतलब है यहाँ पर जो एंड ऑफ द ईयर में आता है, और बोल सकते हो जो अकाउंट हमारा लास्ट पे आता है। ठीक है, तो लास्ट का मतलब क्या है ना, जो हमारा अकाउंटिंग ईयर का लास्ट पे आता है। ठीक है, तो इसलिए पर हम मेंटेन किए कि which account is prepared at the end of each accounting year। ठीक है, each accounting year इसको याद रखना है। each accounting year पे जो बनाया जाता है, और जिस अकाउंट को आप बनाते हो उसको आप क्या बोल सकते हो? फाइनल अकाउंट। तो यहाँ पर भी मेंटेन किया गया है एंड, इसको भी याद रखना, एंड। ओके, तो यहीं पर एक सवाल आता है, तो हम अकाउंटिंग ईयर से मेंटेन करते हैं, तो हमारा अकाउंटिंग ईयर दो है। ठीक है, एक है आपका क्या, फाइनेंशियल ईयर, दूसरा है क्या, आपका कैलेंडर ईयर। ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर पे मेंटेन करते हैं उनका डेट शुरू होता है 1 अप्रैल से। ठीक है, और एंड होता है 31 मार्च को। ठीक है, और जो करेंट कैलेंडर ईयर से मेंटेन करते हैं उनका शुरू होता है 1 जनवरी को, एंड होता है कहाँ? 31 दिसंबर को। ठीक है, याद रह गया। जो अकाउंट एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर पे प्रिपेयर करा जाता है, ठीक है, उसको फाइनल अकाउंट बोलते हैं। और उसका थिंग क्या है? जो फाइनल अकाउंट को आप बनाते हो, ठीक है, तो क्यों बनाए होते हो? तो बनाने का माजरा क्या है? ठीक है, और बनाते क्यों हो? तो बनाने का एम ये है कि आपको रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट किसका चाहिए? ना बिजनेस का चाहिए। तो बिजनेस नेट रिजल्ट पाने के लिए उस अकाउंटिंग को बनाता है। समझ में आ गया कि फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करा जाता है ईच ऑफ अकाउंटिंग ईयर पे। टू प्रिपेयर करते हो या टू नो, जानने के लिए। क्या जानोगे? नेट रिजल्ट ऑफ ए बिजनेस, बिजनेस का नेट रिजल्ट जानने के लिए हम क्या करते हैं? फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। समझ में आ गया? दूसरा बात, उसका पर्पस क्या है? जो लोग फाइनल अकाउंट को बनाते हैं उनका पर्पस क्या रहता है? तो पर्पस ये है कि फाइनल अकाउंट को मेंटेन करने से, ठीक है, उनको क्या मिलेगा ना, नेट प्रॉफिट, ठीक है, और नेट लॉस भी मिलेगा। इधर बिजनेस में प्रॉफिट आ सकता है, अदरवाइज लॉस भी आ सकता है। इसलिए दोनों मेंटेन किया गया है, इधर प्रॉफिट आएगा, इधर लॉस आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा? और किस चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, और जो दूसरा चीज है हमारा बिजनेस का
पोजीशन जानना है। ठीक है, बिजनेस का पोजीशन जानना है का मतलब क्या है ना, बिजनेस का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाकर ऊपर जा रही है या नीचे आ रहा है। ठीक है, और उसका प्रॉपर्टी का वैल्यू डे बाय डे बढ़ता है या घट जाता है। ठीक है, उसको जानने के लिए हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो वो प्रॉपर तो पर्पस ये है फाइनल अकाउंट बनाने का कि नेट प्रॉफिट नेट लॉस जानना है और उसके बाद बिजनेस का पोजीशन जानना है। समझ में आ गया? तीसरी बात क्या है फाइनल अकाउंट? तो तीसरी बात ये है, जो फाइनल अकाउंट हम बनाते हैं उसको ओनली फाइनल अकाउंट नहीं बोला जाता है, उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। तो इसको अदरवाइज हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, समझ में आ गया? तो फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर में बनाना है, वो फाइनेंशियल ईयर हो या कैलेंडर ईयर हो। ठीक है, और उसका पर्पस क्या है ना, आपको नेट प्रॉफिट नेट लॉस जानना है, उसके बाद आपका बिजनेस का पोजीशन भी जानना है। ठीक है, और तीसरी बात हुआ कि उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारा जो फाइनल अकाउंट है। तो फाइनल अकाउंट के अंडर क्या क्या अकाउंट अब आता है उसको हम जानेंगे। ठीक है, क्योंकि यहीं पर हमने मेंटेन किया कि नेट प्रॉफिट जानना है, नेट लॉस भी जानना है और पोजीशन जानना है। तो इसीलिए फाइनल अकाउंट में कंसिस्ट किस किस अकाउंट को हम बनाते हैं उसके बारे में जानने का टाइम आ गया। तो चलो जानते हैं। तो यहीं पर हम जानेंगे फाइनल अकाउंट कितने तरीका का होता है। ओके, और किस किस फाइनल अकाउंट हम मेंटेन करते हैं बिजनेस। ओके, तो पहले फाइनल अकाउंट पे जाने से पहले हमको एक बार बताना है, फाइनल अकाउंट फाइनल अकाउंट में जो भी अकाउंट आपका कंसीडर करता है, उस अकाउंट को जाने से पहले पहले हमको जान लेना चाहिए जो बिजनेस फाइनल अकाउंट बनाता है वो किस टाइप का बिजनेस है। ठीक है, क्योंकि जो लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है, जो लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, तो पहले उनको जानना चाहिए वो बिजनेस किस टाइप का है। ठीक है, तो इसीलिए पहले हम बिजनेस के बारे में जानेंगे। बिजनेस, ठीक है, तो बिजनेस हमारा जेन्युइन आएंगे। तो बिजनेस हमारा है क्या? टू टाइप्स। जेन्युइन मैंने बोला। ओके, तो जेन्युइन हमारा बिजनेस दो तरीके का होता है। ठीक है, जेन्युइन हमारा बिजनेस टू टाइप्स का होता है। तो टू टाइप्स क्या क्या ना, एक है हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक है, दूसरा हमारा क्या ना, ट्रेडिंग बिजनेस। समझ में आ रहा है? एक है मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस, दूसरा है क्या, ट्रेडिंग का बिजनेस। मैंने बिजनेस को दो हिस्सा में क्यों बांटा? ठीक है, देखिए, आप जो चीज आप जो चीज खरीदते हो, ठीक है, वो स्वर्ग से नहीं आया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप जो चीज खरीदते हो, ओके, वो स्वर्ग से नहीं आता है। उसको कौन ना कौन प्रोडक्शन किया है। ठीक है, और कौन, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, कोई भी एक संस्था होगा जो उसको मैन्युफैक्चरिंग किया होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि बिजनेस दो तरीके का होता है। ठीक है, और टू टाइप्स का होता है, एक है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है ट्रेडिंग।
समझ में आ गया? तो जो लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो किसको फोकस करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन पहले फोकस करेगा उसको प्रोडक्शन को, ठीक है। जो ट्रेडिंग है वो किसको फोकस करेंगे? वो डायरेक्ट मार्केट को फोकस करेंगे, क्योंकि उनका काम है, ठीक है, उनका काम है परचेज करके लाना और उसको बेच देना। समझ में आ रहा है? एक का है मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उसके बाद उसको बेचेगा, लेकिन ये जो दूसरा जो ट्रेडिंग है, उनका काम क्या है? ओनली परचेज करना और उसको सोल्ड करना, और कुछ नहीं। तो इसलिए मैंने बिजनेस को, ठीक है, टू टाइप्स में बांट लिया। ओके, तो चलिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हमारा क्या आता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जब आप जाओगे तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या क्या अकाउंट फाइनल में बनाता है, और जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो फाइनल में क्या क्या बनाता है, उसको समझते हैं ना। जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेस है, तो पहले वो बनाएगा क्या? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। दूसरे पे क्या बनाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। समझ में आ गया? तो पहले वो बनाएगा क्या? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। दूसरे में क्या बनाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। तीसरे में क्या बनाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चौथे में क्या बनाएगा? बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है? जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, पहले प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं, वो पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे, दूसरे में ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरे में पीएल अकाउंट, चौथे में बैलेंस। लेकिन जो ट्रेडिंग कंसर्न है, ठीक है, वो क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तीसरे में क्या बनाएंगे? बीएस मीन्स बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाएंगे। समझ में आ रहा है? तो बिजनेस टू टाइप्स का है, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वो चार अकाउंट बनाते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक पीएल अकाउंट, एक बैलेंस शीट। और ट्रेडिंग वाला तीनों बनाते हैं, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस। खत्म। तो अब चलते हैं, जब आप फाइनल अकाउंट बनाओगे तो फाइनल अकाउंट में उसका पर्पस क्या है? मैंने बोला था नेट प्रॉफिट नेट लॉस जानना है और पोजीशन जानना है, ठीक है। तो यहीं पर तो मैन्युफैक्चरिंग तो चार हो गया, ट्रेडिंग में तीनों चला गया। तो उन अकाउंट का काम क्या है? ठीक है, तो पहला वाला जो है मैन्युफैक्चरिंग वाला, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो पहले क्या बनाएंगे ना? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वाला का मेन फोकस है क्या? फैक्ट्री, किस तरह प्रोडक्शन करेंगे। तो उनका फास्ट जो लेवल बोल सकते हो क्या है ना? फैक्ट्री। तो पहले प्रोडक्शन करेंगे, तो इसीलिए प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी चीज आएगा वो आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे मेंटेन होगा, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट पे तो क्या होगा? या ट्रेडिंग बैलेंस शीट पीएल पे क्या करना पड़ेगा उसको? ना ट्रेडिंग में उसका जो भी एक्सपेंसेस हो रहा होगा मार्केट लेवल रिलेटेड, तो उसको वो ट्रेडिंग अकाउंट पे डालेगा। उसके बाद जो थिंग है उसको पीएल पे डालेगा। और ट्रेडिंग, पीएल, मैन्युफैक्चरिंग का जब खत्म हो जाएगा, बस उसके पास जो भी रह गया वो किससे लेगा ना? बैलेंस शीट को लेगा, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमारा, ठीक है, ओनली जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाते हैं, ठीक है। और दूसरी क्वेश्चन आता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वाले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं ना? उनको बनाने का थिंग होता है सप्लीमेंटरी, ठीक है। उनको सप्लीमेंटरी के लिए
क्या करना पड़ता है ना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को बना। ठीक है, तो और जो तीन रह गया, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? जो ट्रेडिंग पीएल है, ठीक है, जो ट्रेडिंग पीएल है वो उनका इनकम स्टेटमेंट शो करता है, और ये जो बीएस है वो क्या शो करता है? पोजिशनल स्टेटमेंट को शो करता है। तो इसलिए वो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट को बनाते हैं, और सप्लीमेंटरी के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को बनाते हैं। समझ में आ गया? तो फाइनल अकाउंट को जानने से हमको बिजनेस जानना पड़ेगा कि बिजनेस दो हिस्सा में बांटा गया। मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग वाले होंगे वो 4 अकाउंट बनाए, जो ट्रेडिंग वाले हैं वो 3 अकाउंट बनाए। समझ में आ रहा है? मैंने ये बात क्यों रखा कि सभी बच्चों का डाउट रहता है, हम तो इनकम स्टेटमेंट पे ट्रेडिंग पीएल तो बनाते हैं और पोजीशन में बैलेंस शीट बनाते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ओनली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वाले बनाते हैं। क्यों बनाते हैं ना, उनको सप्लीमेंटरी चाहिए। तो इसीलिए सप्लीमेंटरी का मतलब उनको हेल्प चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, सप्लीमेंटरी के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को बनाते हैं। ओके, और बाकी जो ट्रेडिंग पीएल रह गया वो हो गया उनका इनकम स्टेटमेंट, और बीएस हो गया बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है? तो अभी पता चला हमको कि फाइनल अकाउंट में दो चीज आता है, एक इनकम स्टेटमेंट आता है और दूसरा पोजिशनल स्टेटमेंट आता है। उसी दोनों को ही कौन बनाता है ना, ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस भी बनाते हैं। ओके, पहले इनकम स्टेटमेंट, दूसरे में पोजीशन स्टेटमेंट। ओके, तो इसी तरह हमको समझ आ गई, इसी तरह हमको समझ में आ गया कि बैलेंस शीट जो है, ठीक है, जो बैलेंस शीट, इसी तरह हमको इसी तरह हमको समझ में आ गया कि फाइनल अकाउंट जो है वो कंसीडर करता है दो स्टेटमेंट। ठीक है, इसी तरह हमको समझ में आ गया क्या, फाइनल अकाउंट कंसिस्ट करता है दो स्टेटमेंट। तो दो स्टेटमेंट क्या ना, एक है आपका इनकम स्टेटमेंट, दूसरा है क्या, पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है, एक है क्या, इनकम स्टेटमेंट, दूसरा है पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगा आपका दोनों, एक ट्रेडिंग, दूसरा पीएल, और पोजीशन पे आ जाएगा क्या, बैलेंस शीट। ठीक है, और एंड में जो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हम जाने, वो हमारा क्या है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वाले बनाएंगे। क्यों बनाएंगे ना, सप्लीमेंटरी के लिए। ठीक है, समझ गए? तो चलो अब चलते हैं हमारे पहला जो अकाउंट आता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, उसके बारे में हम डिटेल्स पे जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, अभी मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कौन बनाता है। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता है वो ही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाता है, जो ट्रेडिंग वाला वो कदे ही नहीं बनाते। ठीक है, तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कौन बनाएगा ना, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। तो पहला वाला पॉइंट है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वाला है वो ही प्रिपेयर करेंगे, तो वो लिखा गया। समझ में आ गया? ओके, तो अब चलते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं उनका पर्पस क्या रहता है। तो उनका पर्पस ये रहता है कि बिजनेस से वो क्या निकाले, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को बनाते हैं। मैंने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं वो 4 अकाउंट बनाते हैं। पहला वाला मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा ट्रेडिंग,
तीसरा पीएल, चौथा बैलेंस शीट। तो पहले जो मैन्युफैक्चरिंग बनाएंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग में जो आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वाले, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वाले हैं, ठीक है, वो क्यों मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, उनका पर्पस क्या है ना, पर्पस है उनको फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो इसीलिए वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, तो फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल सकते हो, आइदर कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अब जानते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं तो पहला कौन अकाउंट आता है ना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रीपेड फास्ट। सेकेंड आपका क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, थर्ड पे क्या आता है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, थर्ड पे क्या आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और एंड में क्या आया आपका, बैलेंस शीट। इसी तरह आपको क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को ड्रॉ करना है। ओके, तो पहला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आएगा। तो चलो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को हम किस तरह ड्रॉ करें, समझते हैं। तो देखो, तो आप देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को बनाने के लिए हमको क्या लेना चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये अकाउंट है, तो अकाउंट का दोनों साइड आ गया। ठीक है, तो लेफ्ट वाला है क्या हमारा, डेबिट साइड, राइट वाला क्या है हमारा, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग को हम क्यों लेते हैं ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करने के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को मेंटेन करते हैं। ठीक है, समझ में आया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को मेंटेन करते हैं। तो इसीलिए हमको क्या क्या लेना चाहिए, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वो ही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को बनाएगा। ठीक है, तो हमको डेबिट साइड में लेना है क्या, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल आप कंज्यूम किए होंगे 1 ईयर तक, वो लेना है। उसके बाद क्या लेना है, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो रॉ मटेरियल है वो स्टॉक के लिए गया होगा। ठीक है, जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, वो आपका क्या होगा ना, प्रोडक्शन होने के लिए गया होगा। जो रॉ मटेरियल है वो आपका क्या होगा ना, प्रोडक्शन के लिए गया होगा। तो प्रोडक्शन के टाइम वो क्या है ना, वर्क इन प्रोग्रेस पर है, मतलब काम अभी चालू है, खत्म नहीं हुआ है। तो उसका जो ओपनिंग स्टॉक होगा। ओके, उसके बाद क्या लेना है ना, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना है। ठीक है, और क्या लेना है ना, टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, क्रेडिट पे क्या लेना है ना, बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, समझ में आ रहा है, बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, और क्या लेना है, और कुछ नहीं, बस इतना ही लेना है। ओके, तो उसके बाद आपको क्या करना है ना, ये जो साइड में जो भी अमाउंट गए हैं उसको टोटल करना है। ठीक है, और इसमें जो अमाउंट आया है उसको, इसमें जो अमाउंट है उसको टोटल करना है। तो टोटल करोगे तो यहीं पर क्रेडिट साइड में आ जाएगा आपका बाई COGS। ठीक है, COGS बोल सकते हो। ठीक है, अदर आप बोल सकते हो कि
कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो है वो क्या होगा आपका जाएगा कहाँ पर ना ट्रांसफर हो जाएगा पीएल को। ठीक है, ये जो सीएचएस है वो ट्रांसफर होगा, किसको ट्रांसफर होगा ना पीएल अकाउंट को ट्रांसफर। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको क्या करना है टोटल, इसको टोटल, ये जो टोटल वैल्यू निकलेगा इसको इक्वल होगा, तो ये तो इक्वल नहीं हो पाएगा, ये एक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है ये जो टोटल है इससे लेस करना है, जो भी आएगा वो है आपका क्या ना सीओजीएस का वैल्यू, और वो जाएगा कहाँ ना पीएल अकाउंट को ट्रांसफर होगा। समझ में आ गया। चलो हम एक फॉर्मेट देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। मैं नहीं दिखाऊंगा। तो हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या है और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को हम क्यों मेंटेन करते हैं वो समझ लिया। अब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के फॉर्मेट पर है, ठीक है, और उस फॉर्मेट पे हम क्या क्या लेंगे उसको डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, ठीक है, उसको हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है तो उसमें हमको क्या क्या लेना है और क्या क्या नहीं समझ लेना रहे हो? है, ठीक है। समझ रहे हो और आप? जो समझ भी रहे हो? आप लोगे, ठीक है, वो लॉजिकली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर आएगा या नहीं आएगा वो भी इस फॉर्मेट से ही समझेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने समझा दिया है आपको कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, तो फॉर्मेट से समझ, तो फॉर्मेट से हम समझेंगे और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, मेरा विश्वास है, तो और किसी का भी डाउट नहीं आएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में। तो देखो यहीं पर स्क्रीन पर है आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट। देखिए, तो ये जो ई शेप का फॉर्मेट खींचा गया है, इसमें जो लेफ्ट साइड है आपका क्या है डेबिट साइड है, ठीक है, और ये वाला जो राइट, तो देखिए ये आपका जो राइट साइड है ये आपका क्या है ना क्रेडिट साइड है। समझ में आ रहा है। ये आपका लेफ्ट साइड जो है डेबिट साइड है, ये आपका राइट साइड क्या है ना क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो डेबिट साइड से हम लेते हैं क्या ना पहला वाला जो थिंग है वो आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। ठीक है, पहला वाला जो थिंग है वो आपका क्या है ना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। दूसरा क्या है ना ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तीसरा वाला क्या है ना टू एजेस ऑन प्रोडक्शन। ओके, फोर्थ वाला क्या है ना टू फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, और क्रेडिट साइड पे आता है क्या आपका ना बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, और उसके बाद आता है बाय ट्रेडिंग अकाउंट कैरी डाउन। किस तरह होता है बाय ट्रेडिंग अकाउंट कैरी डाउन ना देखो यहीं पर जो स्क्रीन पे दिया है आपका डेबिट साइड पे जो जो चीज है, ठीक है, जिस तरह आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस रह गया, जिस तरह आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड रह गया, ठीक है, जिस तरह आपका फैक्ट्री ओवरहेड है, जिस तरह आपका ओजेसन प्रोडक्शन है, उसको आपको क्या करना है मिलाओगे। तो मिलाओगे जो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू आएगा इस टोटल वैल्यू को क्रेडिट साइड से आपको क्या करना है इक्वल करना है, लेकिन आपका इक्वल नहीं होगा। तो जब आपका इक्वल नहीं होगा तो अब क्या करना है ना जितने भी आपका शॉर्टेज आएगा, ठीक है, तो शॉर्टेज किस तरह फाइंड आउट करोगे। देखो ये जो टोटल वैल्यू है इस टोटल वैल्यू को, ठीक है, इस टोटल वैल्यू को क्या करना है ना आपका जो क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है वर्क इन प्रोग्रेस का उससे आप लेस करोगे। तो लेस करोगे तो ये जो आपका कैरी डाउन वैल्यू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब समझते हैं क्या यहाँ पर जो है टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो उस रॉ मटेरियल कंज्यूम में हम क्या लेते हैं और रॉ मटेरियल कंज्यूम किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए बच्चे लोग, यहाँ पर क्या है ना आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है,
क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं, तो हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे तो हमको क्या लेना है ना, जो भी रॉ मटेरियल आप परचेज करें, ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल आप परचेज करे हो तो उस रॉ मटेरियल को टेकन करना है। तो इसीलिए पहला वाला आ गया क्या ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इज दैट क्लियर? ओके। और दूसरे में आ गया वो क्या, स्टॉक था आपके पास, ठीक है, वो क्या है ना, स्टॉक था पहले से। तो अब क्या करना है, उतना स्टॉक से तो नहीं चलेगा, तो मुझको क्या करना है, फिर से परचेज करना पड़ रहा है। तो फिर से परचेज करोगे तो तब क्या करना है ना, ऐड करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है? पहले ओपनिंग स्टॉक चला गया, उसके बाद ऐड करना है परचेज। ऐड करोगे तो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, वैल्यू यहीं पर आ जाएगी। ओके। और लेस करना है हमको क्या, रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल्स। कुछ भी रॉ मटेरियल इस तरह होगा जो आप यूज ना कर सकते, तो जिस रॉ मटेरियल को आप यूज नहीं कर सकते तो उसको क्या करना है, रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न कर लेते हो, वैल्यू आ गया आपका लेस रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल। यहीं से लेस करना है, मैं उसको ब्रैकेट भी दे दिया है, ठीक है। और लेस क्या करना है ना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो बच गया है उसको लेस कर देना है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका रॉ मटेरियल का रिटर्न, ठीक है। और आपका जो रॉ मटेरियल क्लोजिंग रहेगा वो दोनों को उससे रिटर्न करना है, ठीक है। और एक बात है क्या ना, ऐड आपको करना है, क्या क्या ऐड करना है, जो भी एक्सपेंसेस आपका अराइज होगा इन टाइम ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। जिस टाइम पे आपका रॉ मटेरियल आप परचेज करे हो, ठीक है, उसी टाइम आपका अराइज होगा क्या ना, जो भी एक्सपेंसेस, ठीक है, उस एक्सपेंसेस को ऐड कर देना है। तो वो एक्सपेंसेस क्या है, क्रेडिट, जैसा कि आप बोल सकते हो भाड़ा, ठीक है, कैरेज इनवर्ड, वो भी एक तरह का भाड़ा है, ठीक है। और कैटेज, वो भी एक तरह का भाड़ा है, जैसे कि आप लॉरी हो या आप बोल सकते हो बैलगाड़ी, रिक्शा, ठीक है, उस तरह से भी ले उसको यूज करके भी, ठीक है, बैलगाड़ी, रिक्शा, उसको भी यूज करके आप क्या कर सकते हो, रॉ मटेरियल को ला सकते हो। तो इसीलिए उसको क्या करना है, वो भी एक्सपेंसेस है, उस एक्सपेंसेस को यहीं से ऐड कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है इंपोर्ट ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी। तो उसका मतलब क्या है ना, जब आप कोई भी चीज इंपोर्टेड कर रहे हो बाहर से, ठीक है, तभी आपका क्या करना पड़ेगा ना, इंपोर्ट ड्यूटी के लिए एक ड्यूटी और टैक्स एडजस्ट करा जाएगा, और एक्साइज वाले भी वहां पर एक स्पेशल टैक्स लगाएंगे जो एक्साइज का, तो इसीलिए वो दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो भी एक्सपेंसेस आपका आता है परचेज रॉ मटेरियल के टाइम, तो उसको ऐड कर लोगे, तो ऐड कर लोगे तो वैल्यू यहीं पर ठीक है डाल देना। ओके। और उसके बाद जो भी माइनस किए होगे, वैल्यू जितना भी आया होगा उससे वो एक्सपेंसेस ऐड कर लेना, आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा, जो कि ठीक है यहीं पर, ओके, जो कि यहीं पर है आपका। समझ में आ रहा है? ओके। देन अब चलते हैं, क्या ना, हमको जो फैक्ट्री ओवरहेड लेना है तो वो क्या लेना है उसको समझते हैं। और ओजेस ऑन प्रोडक्शन वो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो लेबर है उस लेबर को जब आप पेमेंट करोगे, ठीक है, प्रोडक्शन के टाइम, उस ओजेस को वहीं से ऐड कर लेना है, मतलब टू ओजेस ऑन प्रोडक्शन दिखाई देना है, और उसको लेकर उसमें ऐड करके शो कर देना है। तो अभी हमको जानना है, ये जो फैक्ट्री ओवरहेड दिया गया है, इस फैक्ट्री ओवरहेड पे क्या आता है।
तो चलिए देखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड का क्या क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर एक लिस्ट मैंने ला दिया, जो क्या है ना फैक्ट्री ओवरहेड का। ठीक है, जो क्या है आपका ना फैक्ट्री ओवरहेड्स का। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आता है ना, मेंटेनेंस मटेरियल्स। मेंटेनेंस मटेरियल का मतलब आपका जो मशीन और इक्विपमेंट यूज करते हो प्रोडक्शन के टाइम, उससे नॉट या बोल्ट कुछ भी खराबी आता है तो उसको चेंज करते हो, वो मेंटेनेंस के तरीके से है। ठीक है, तो वो वाला। और आप मशीन पे ग्रीस भी लगा सकते हो, तो ये दोनों हो गया आपका मेंटेनेंस और ग्रीस। और उसके बाद ऐसे आ गया है लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल का मतलब ये है जो भी ऑयल मशीन या इंजन को लगता होगा, ठीक है, डालने के लिए और चलाने के लिए, उसको बोलते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल। ओके। और क्या है, कॉटन वेस्ट, जिस तरह आपका कपड़ा, ठीक है, कुछ चाहे होगा प्रोडक्शन के टाइम उतारने धरने के लिए, तो वही। ठीक है, और आ गया यहीं पर फोरमैन, टाइम कीपर, सुपरवाइजर, फैक्ट्री मैनेजर, सिक्योरिटी मैन। ठीक है, those 5 persons are related, or those 5 persons are interrelated with your production or with your factory. So that's why that the whatever the money, okay, whatever the money the company or organization paid by those 5 persons that are related in factory overhead. Is that clear? Okay, तो चलिए आप जानते हैं क्या ना, हमारे पास क्या है ना, रेंट। ठीक है, रेंट फैक्ट्री का होगा, टैक्स भी फैक्ट्री का होगा। यहीं पर मैंने टैक्स में बोल सकते हो ऑक्ट्रेई, वो भी एक टैक्सेस है। ठीक है, जो म्युनिसिपैलिटी टैक्सेस होता है, वो जो लोकल अथॉरिटी आपका चार्ज करता है। ठीक है, देन आपका आ गया इंश्योरेंस, जो भी चीज आप रॉ मटेरियल लाते हो उसके ऊपर इंश्योरेंस करे होगे, तो वो। और फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिए, तो वो भी एक्सपेंसेस है। फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री का हीटिंग, फैक्ट्री का जो डेप्रिसिएशन होता है प्लांट मशीनरी चलकर, वो सब वो सब आपका फैक्ट्री ओवरहेड पे आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ सभी बच्चे का रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या क्या जाएगा वो क्लियर हो चुका होगा। ओके, और उसके बाद जो फैक्ट्री ओवरहेड पे हम ओवरहेड टेकन करते हैं वो भी आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, और क्या क्या एक्सपेंसेस क्यों हम लेते हैं वो भी मैंने यहीं पर बता दिया। ठीक है, तो इसलिए उसको ही हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लेते हैं। ठीक है, अब बारी है हमारा दूसरा अकाउंट को जानने के लिए, जो मैन्युफैक्चरिंग वाला भी बनाते हैं और ट्रेडिंग कंसर्न वाले भी बनाते हैं। तो चलिए उस तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो दूसरा अकाउंट है मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा है, लेकिन ट्रेडिंग का पहला वाला है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट होता है क्या? तो ट्रेडिंग अकाउंट मैंने जब आपको फाइनल अकाउंट के बारे में बोल रहा था, इससे पूर्व जो मैंने डिस्कशन कर रहा था फाइनल अकाउंट के बारे में, तो कि बताया था कि फाइनल अकाउंट जो है वो दो स्टेटमेंट से कंसिस्ट करता है। ठीक है, जो दोनों स्टेटमेंट है आपका क्या, एक है इनकम स्टेटमेंट, दूसरा है पोजिशनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट पे हम लाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट। तो पहला वाला जो इनकम स्टेटमेंट है वो है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट मेरा फर्स्ट और पहला इनकम स्टेटमेंट है। तो ये वाला फर्स्ट नोट पे लिखोगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट है, तो इनकम स्टेटमेंट से क्या आएगा, तो उसको बोलेंगे वो इनकम स्टेटमेंट है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में जो इनकम आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस है। ठीक है, और दूसरे में आ जाएगा आपका क्या ना, जो इनकम स्टेटमेंट आप बोलते हो ट्रेडिंग अकाउंट को, तो
उस इनकम स्टेटमेंट आपको डिस्क्लोज करता है। क्या डिस्क्लोज करता है? ना ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ बिजनेस। ठीक है, वो इनकम स्टेटमेंट में वो शो करता है क्या? आपका ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ये शो करता है बिजनेस का। आई बात समझ में? ओके, तो चलिए अब क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो हमको पता चल गया कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है, ठीक है, वो एक अकाउंट है। तो अकाउंट होगा तो वो क्या होगा ना, टी शेप होगा। तो टी शेप होगा तो क्या होगा ना, उसको दोनों साइड आएगा, एक है डेबिट साइड, दूसरा है हमारा क्रेडिट साइड। ठीक है, तो डेबिट साइड जो आएगा, तो डेबिट साइड पे आप क्या लोगे? ठीक है, तो डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट का ऑलवेज आपका क्या टेकन करोगे ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस आपका डायरेक्ट होगा वो ट्रेडिंग का डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा ना, जो आपका डायरेक्ट इनकम है वो आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो मैंने बोला डेबिट साइड पे आपका जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पे जाएगा डायरेक्ट इनकम। ठीक है, तो अभी पता करते हैं, जब आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस लोगे तो क्या होगा, जब इनकम लोगे तो क्या होगा ना। देखो, जब आपका बिजनेस हम जो एम रख के करते हैं, तो एम है हमारा इनकम चाहिए। ठीक है, तो वो जो इनकम आता है वो ज्यादा आता है या कम आता है, वो कंपैरिजन करने से ही पता चलता है। तो हम इस पे ही कंपैरिजन करेंगे। जब आपका डायरेक्ट इनकम इंक्रीज होगा, ठीक है, मतलब बढ़ेगा, ठीक है, तभी आपका एक्सपेंसेस जब घटेगा, ठीक है, तो हमारे पास इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस घट रहा है। ठीक है, तभी हमारा डेबिट साइड में एक बैलेंस आएगा जिसका नेम है, बच्चे लोग, क्या ना, जीपी, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? ओके, तो दूसरी बात पे क्या आता है ना, जब आपका एक्सपेंसेस ज्यादा होगा, इनकम नीचे गिरेगा, तो तभी आपका जो आएगा क्रेडिट साइड पे बैलेंस आएगा, जिसको आप जीएल बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस लॉस। इज दैट क्लियर? पता चल गया कि इनकम साइड ज्यादा होगा एक्सपेंसेस से, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। इफ एक्सपेंसेस इज ग्रेटर देन द इनकम, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस लॉस। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो दूसरा चीज जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो जो बात यहीं पर मैंने बोला है कि डेबिट साइड पे हमारा एक्सपेंसेस जाएगा, क्रेडिट साइड पे इनकम जाएगा, तो सभी बच्चे को याद रह गया कि ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाता है, क्रेडिट साइड पे डायरेक्ट इनकम जाता है। ठीक है, अब चलते हैं, दूसरी तरफ, अब चलते हैं आगे की तरफ। तो चलिए अब जानते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट पे, समझ में आ गया कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएगा, डायरेक्ट इनकम जाएगा। ठीक है, तो आप बताए मुझे, जब ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेता है, डायरेक्ट इनकम लेता है, ठीक है, तो उस अकाउंट का नेचर क्या होगा, मतलब कौन सी टाइप ऑफ अकाउंट को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, कौन सी टाइप ऑफ अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट आपका फॉलो करता है। तो हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट है, ये तो एक्सपेंसेस है, ये इनकम है, तो एक्सपेंसेस इनकम का जो अकाउंट है वो क्या है ना, हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो मतलब इसका नेचर क्या होगा ना, नॉमिनल अकाउंट का नेचर होगा।
ठीक है, समझ में आ गया। तो सभी बच्चे को ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा याद मैंने किस तरह करोगे और किस तरह समझोगे मैंने बता दिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी बच्चे का ट्रेडिंग अकाउंट क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट के तरफ। ठीक है, और उसी फॉर्मेट से हम जो यहीं पर बताए कि ये एक्सपेंसेस जाएगा, ये इनकम जाएगा, ये आएगा, ये जीपी आएगा, ये जीएल आएगा। तो चलिए अब देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट। देखो यहीं पर आ गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या लेंगे? ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा क्या जाएगा? पहले ट्रेडिंग अकाउंट तो टी से पे यहीं पर लिख देते हैं। ये है हमारा डेबिट, ये है हमारा क्रेडिट से। ठीक है, तो डेबिट साइड पे हम क्या लेंगे ना? डेबिट साइड पे हमारा जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक। तो बच्चे लोग यहाँ पर याद रखना, ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये फिनिश्ड गुड का ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक नहीं है। उस बच्चे लोगों के लगता होगा सर वहां पर भी ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ पर भी ओपनिंग स्टॉक है, ये दोनों जगह क्यों जाएगा? तो उस बात को समझने पहले इसको याद रखना है, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है जो कि रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक लेगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट है जो कि फिनिश्ड गुड का लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड का है, वहां पर जो ओपनिंग स्टॉक है वो है रॉ मटेरियल का। ठीक है, उसके बाद आ गया क्या आपका परचेज, ये भी फिनिश्ड गुड का परचेज है। ठीक है, और उससे लेस करना है जो भी चीज आपका क्या होगा, रिटर्न हुआ होगा। ठीक है, जो भी चीज आप परचेज किए हो, ठीक है, उस परचेज में जब डिफेक्ट आएगा तो आपको क्या करना है? रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसलिए वहां पर परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड को लेस कर देना है। ठीक है, देन तीसरा क्या है ना? टू वेजेस एंड सैलरी। आप ओनली वेजेस भी बता सकते हो, ठीक है, और ये दोनों को मिलाकर भी बता सकते हो। ठीक है, कोई बच्चा अभी यहाँ पर डाउट में आ सकता है वेजेस है सैलरी है, ठीक है, तो ये दोनों तो मिल नहीं खाती, तो ये दोनों क्यों आ गया? लेकिन आपको याद रखना है वेजेस एंड सैलरीज जो है वहां पर वेजेस का वैल्यू सैलरी से ज्यादा है, तो इसलिए वेजेस एंड सैलरीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, आगे वेजेस है, तो इसका मतलब वहां पर वेजेस का वैल्यू सैलरी के डिफरेंसेस की तरह, ठीक है, वेजेस का वैल्यू सैलरी से ज्यादा है, इसीलिए वेजेस को आगे रखा गया है, इसीलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और सैलरीज आगे आ जाएगा तो सैलरीज एंड वेजेस हो जाएगा, तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो चलिए अब चलते हैं, हमारा क्या है ना? कैरेज इनवर्ड। ठीक है, यहाँ पर है क्या आपका कैरेज इनवर्ड। ओनली कैरेज भी आता है क्वेश्चन पर, ठीक है, और इनवर्ड लगेकर भी आता है। तो कैरेज लगेगा वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनवर्ड लगेगा वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस। टू फ्रेट एंड कैटेज इनवर्ड, मतलब ओनली फ्रेट भी डायरेक्ट, ओनली कैटेज भी डायरेक्ट, इनवर्ड लगेगा। ठीक है, इनवर्ड लगता है का मतलब वो परचेज के टाइम होता है, उसको भी याद रख लेना। जिन पर इनवर्ड लगता है मतलब कैटेज में लगा है, क्रेडिट पर लगा है, कैरेज पर लगा है, तो उस इनवर्ड का मतलब आप एक्सपेंसेस का टाइम है आपका क्या ना? परचेज का टाइम। तो परचेज जब करते हो तभी ये एक्सपेंसेस अराइज होता है, तो इसीलिए वो आपका क्या है ना? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं टू रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। ओके, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, तो उसका मतलब क्या है? तो रॉयल्टी दो है, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन सेल। यहाँ पर एक है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। तो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन का मतलब क्या है ना? जब आपके पास पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क की किसी
चीज का आपके पास जब पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क का लाइसेंस ना हो, ठीक है, और उसका यूज करने का परमिशन ना हो, तो आपको क्या करना है, जिसके पास उसका पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क है, उससे लाइसेंस लाकर और उसको उसका राइट्स का हक देकर आप उन्हीं के नेम को यूज करके प्रोडक्शन, सेल वगैरह वगैरह कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उनका नाम जब प्रोडक्शन पे लगकर आएगा, ठीक है, और प्रोडक्शन किया जाएगा उनके जैसा, और उनका नेम को यूज करके और उनका लीज का प्रॉपर्टी यूज करके, तो तभी वो प्रोडक्शन पे आएगा, तो वो तभी वो हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आया क्या आपका, नेट टू फैक्ट्री पावर। ओके, नेक्स्ट क्या है ना, टू फैक्ट्री पावर। ओके, तो सभी बच्चों का भी क्वेश्चन आ रहा है, सभी बच्चों का भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर फैक्ट्री पावर क्यों है एंड फ्यूल भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी लिखा गया है ब्रैकेट पे। तो इसका मतलब ये है कि जब आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं होगा, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में बोल लेना, ठीक है। तो इसीलिए फैक्ट्री का एक्सपेंसेस जो भी है, वो एक्सपेंसेस भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो आप ट्रेडिंग पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंसेस के बारे में, जो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब चलते हैं हमारा क्रेडिट साइड, जो कि इनकम का साइड है। तो इनकम साइड में फर्स्ट जो हमारा डायरेक्ट इनकम है, वो क्या है ना, सेल्स, ठीक है। और सेल से क्या करना है ना, सेल्स रिटर्न को क्या करना है, माइनस करना है, समझ में आ रहा है। सेल्स में सेल्स रिटर्न को माइनस करना है। तो सेल्स रिटर्न को अदरवाइज हम बोल सकते हैं रिटर्न इनवर्ड। क्या बोल सकते हैं, रिटर्न इनवर्ड। लेस करोगे तो जो वैल्यू आएगा वहीं पर लिख देना, ठीक है। और नेक्स्ट, बाई स्क्रैप सेल्स। स्क्रैप सेल्स का मतलब है ये, जो भी थिंग आपका वेस्टेड है, जैसे कि मान लो आपका क्लॉथेस है, मतलब आपका गारमेंट बिजनेस है, ठीक है। तो गारमेंट बिजनेस में क्या होता है ना, जब आप क्लॉथेस स्टिच करते हो, कुछ भी आपका कपड़ा वगैरह रह जाता होगा, ठीक है, तभी क्या करना है, उस कपड़े को बेच देना है, ठीक है। बेच दोगे तो उनपे जो मुनाफा आ जाएगा, उसको हम इनकम की तरफ यूज कर सकते हैं। ओके, और बोल सकते हो जहां पर फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जहां पर फर्नीचर हो रहा है, तो जहां पर फर्नीचर हो रहा है, वहीं से क्या आता है ना, लकड़ी का छोटा छोटा हिस्सा, ठीक है, मतलब जो लकड़ी वहां पर यूज करते हैं, ठीक है। और जो वुड यूज करते हैं, तो उस वुड वुड का क्या होता है ना, छोटे छोटे टुकड़ा, और उसका डस्ट और रोस्टेड थिंग, वो सब निकलता है, ठीक है। और उसको बेचोगे तो तभी आपका कुछ इनकम आ जाएगा, तो उसी इनकम को स्क्रैप सेल्स बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है क्या आपका ना, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक में क्या लाते हो ना, जो रह जाता है, ठीक है, उसको ले आओगे। तो ले आने से क्या करना है, उसका टोटल वैल्यू को निकालोगे, इसका भी टोटल निकालोगे, ठीक है। ये दोनों का टोटल निकालोगे, है ना, इसका और इसका, मतलब ये दोनों इक्वल रहेगा, ठीक है। डेबिट साइड मोस्ट इक्वल टू क्रेडिट साइड, लेकिन उनका बैलेंस इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है। मैंने बताया था आपको, इनकम एक्सेस होगा तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, एक्सपेंसेस ज्यादा होगा तो आपका क्या आएगा, लॉस आएगा। उसी तरह से मैंने दिखा लिया कि डेबिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट आता है और क्रेडिट साइड पे ग्रॉस लॉस आता है, ठीक है। आई बात समझ में। ओके, तो सभी बच्चे को मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल पे जो भी नए हैं, ओके, और जो भी कंटिन्यूअसली मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जिस तरह आप भी चैनल का फायदामंद उठा रहे हो, जिस तरह आप चैनल जिस तरह आप चैनल से एडवांटेजेस पा रहे हो, बाकी बच्चे को भी
मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? सभी को मिलना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिए। ठीक है, तो चलिए, आप जानते हैं बच्चे लोगों का कुछ डाउट हर रोज जब फाइनल अकाउंट करते हैं वो निकल कर आता है। तो अब हम ट्रेडिंग अकाउंट और जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में जान लिए, तो उस अकाउंट में क्या क्या डाउट बच्चे लोगों का आता है, उस डाउट को हम सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो भी डाउट का सेशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का डाउट हम क्लियर करेंगे तो वो एक डिफरेंस के तरीकों से मैं बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, प्रिपरेशन डिफरेंस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वर्सेस ट्रेडिंग अकाउंट। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में क्या क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, तो पहला बात यहीं पर मैं बोलता हूँ, ये जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है वो कौन बनाता है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट को कौन बनाता है ना, जो ट्रेडर है, कि जो ट्रेडिंग बिजनेस करता है। ठीक है, और एक दूसरी चीज, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैंने बोला जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वो बनाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का मतलब क्या है ना, वो ऑलवेज रिलेटेड इन प्रोडक्शन, हाँ या ना। तो जब वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो प्रोडक्शन पे जो भी एक्सपेंसेस आएगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, सब एक्सपेंसेस को वो वहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब उनका अकाउंट खत्म होगा तभी उनके अकाउंट पे एक चीज आएगा, बोर्ड, नाम क्या है, COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, उसको क्या करना है, खत्म होने के बाद उसको ले जाना है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट पे। ठीक है, एंड के बाद, ओके, सीओजीएस आएगा, सीओजीएस के बाद उसको ट्रेडिंग अकाउंट पे लेना है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, और एक बच्चे लोगों का यहाँ पर एक क्वेश्चन है और रहता है क्या ना, दोनों अकाउंट है तो दोनों में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ रहा है, जैसे कि ओजेस भी आ रहा है, कैटेज भी आ रहा है, ट्रेड भी आ रहा है, ऑक्ट्री भी आ रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी भी आ रहा है, डॉक ड्यूटीज भी आ रहा है, लेकिन हम अलग अलग क्यों करते हैं? मैंने शुरू से ही बताया, जो मैन्युफैक्चरिंग वाला है वो पहले करेंगे और करके कंप्लीट करके क्या उनको निकलना है, ये वाला, ये जब निकल जाएगा तो वो ट्रेडिंग को भेज देंगे, मतलब वो सीओजीएस आ जाएगा ट्रेडिंग को। तो ट्रेडिंग को आ जाएगा तो तभी उनको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग में गया है वो भी रिपीट नहीं होगा ट्रेडिंग में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में उसका एंट्री जो होना था, रिकॉर्ड जो होना था, ठीक है, वो सब कुछ हो चुका है। ठीक है, ओनली सी जिसको टेकन करना है, और जो एक्सपेंसेस जैसे कि फिनिश्ड गुड का हो, ठीक है, वो नहीं लिया गया होगा, उसको लेना है, बस कंप्लीट करना। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, देन और एक चीज, और एक इन पे सिमिलर आता है। क्या सिमिलर आता है वो बताता हूँ। मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेता है। ठीक है, ये क्या करता है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी लेता है और इनकम को भी लेता है। तो मतलब यहाँ पर जब एक्सपेंसेस आता है तो इसका नेचर क्या है और इसका नेचर क्या है। तो मैंने बताया था, ये जो टाइप ऑफ अकाउंट का नेचर है, इसका क्या है ना, ट्रेडिंग का नॉमिनल है। तो उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग का भी नॉमिनल हो, ये एक इक्वल पॉइंट ऑफ। ठीक है, आई बात समझ में? और
और एक चीज को याद रखना यहीं पर, ये आपके लिए एक वाइटल पार्ट का सदृश है। ठीक है, तो क्या वाइटल के पार्ट सदृश हैं मैं अभी बताता हूँ। तो देखिए, कभी कभार हमारा जो क्वेश्चन आता है, हमारा क्वेश्चन पे, ठीक है, डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के लिए दिया गया होगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं दिया होगा। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो एक्सपेंसेस है वो ट्रायल बैलेंस पे, ठीक है, वो क्या होगा ना, ट्रायल बैलेंस पे होगा। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं समझ रहे हो? हाँ, मैंने क्या बोला कि जब आपको, ठीक है, क्या करते हो ना, जब आप क्वेश्चन को देखते हो तो क्वेश्चन के टाइम आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए दिया गया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एक्सपेंसेस है। तब आप क्या करोगे? तब आप क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए नहीं है तो आपको क्या करना है ना, इस पर जो भी एक्सपेंसेस क्वेश्चन पे आपका है, जो भी एक्सपेंसेस आपका क्वेश्चन पे है, उस सबको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट पे लेना है। क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं दिया गया है बनाने के लिए, तो उसको छोड़ना नहीं, उसको ट्रेडिंग अकाउंट पे ही आपको बनाना है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? ओके, जो आपका रॉ मटेरियल परचेज में दिया होगा वो भी आपका ट्रेडिंग पे जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखना, जो कुछ एक्सपेंसेस है जो आपका मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, तभी आपका नहीं होगा तो आपको क्या करना है, ट्रेडिंग पे लेना है। ठीक है, और एक चीज मैं बताता हूँ, मेरा यहीं पर मैंने बोला एक थिंग, रॉयलिटी, जो लिखा था रॉयलिटी ऑन प्रोडक्शन, तो मतलब ये तो प्रोडक्शन का टाइम होता है, तो हम ट्रेडिंग पे क्यों लेते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग में क्यों नहीं लेते ना? रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे ही जाएगा। जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दिया होगा बनाने के लिए, तब आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे लेना है। जब नहीं होगा तब आपको क्या करना है, ट्रेडिंग में लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये सारा आपका डिफरेंशिएशन है। मैं एक बार में बता दिया कि जो भी एक्सपेंसेस आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जा रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए नहीं दिया गया है, तभी आपको क्या करना है, उसको ट्रेडिंग अकाउंट पे ही लेना है। ये बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों का जो भी डाउट होगा वो सब आपका क्लियर हो चुका हो। ठीक है, इसी तरह चैनल को देखते रहिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और कमेंट कीजिए क्या चेंज हम ला सकते हैं। ठीक है, और क्या चेंज हम और डाल सकते हैं जिस तरह आपको इफेक्टिव हो। ओके, तो धन्यवाद सभी को। ओके, हैप्पी दशहरा टू ऑल। और जब आपका दूसरा वीडियो आएगा तभी आप, हम इस वीडियो पे मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट तक कंप्लीट किए हैं। ठीक है, और जब आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा तभी आपको मैं पीएल बनाना सिखाऊंगा, बैलेंस शीट बनाना इस तरह। पीएल अकाउंट आपको क्या है, क्या कर इस तरह बनाओगे। ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट नेक्स्ट पार्ट पे आपका पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट में लाऊंगा। ठीक है, पीएल अकाउंट क्या है और पीएल अकाउंट में आप क्या लेते हो। ठीक है, और पीएल ट्रेडिंग का कौन सी कॉन्सेप्ट को वो फॉलो कर रहे हैं वो भी बताऊंगा। और उसके बाद हम बैलेंस शीट के बारे में जानेंगे, बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट में क्या क्या जाता है। ठीक है, और जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा जो भी एक्सपेंसेस आप लेते हो ट्रेडिंग पीएल में और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन से किस तरह लेना है, मैं आपको शॉर्ट वाला ट्रिक दूंगा।
ओके, वही शॉर्ट वाला ट्रिक से आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है, मतलब आप 2 मिनट या 3 मिनट आप सुनोगे तो 3 मिनट में ही आपका किस तरह कौन सी अकाउंट बनाओगे, क्या क्या जाएगा, ठीक है, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और हैप्पी दशहरा टू ऑल। धन्यवाद।